हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो हरियाणा टेट पेपर थर्ड यानी कि पीजीटी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू सीरीज मैंने चलाई हुई है, जिसमें 2024 के पीवाईक्यूज मैं आपको करा चुका हूं। आज का जो लेक्चर है, इसमें हम 2023 के पीवाईक्यूज का पहला पार्ट करेंगे और बाकी के दो पार्ट भी जल्दी हम करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो दोनों पार्ट आएंगे वो 2023 के पीवाईक्यूज के आएंगे। उसके बाद 2022 और 21 के पीवाईक्यूज भी हम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था। एज यू नो कि जो पीवाईक्यूज हैं वो एग्जाम का इनसाइट होते हैं, यानी कि वहां से जो एग्जाम है उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस है उनका हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक जो प्रोबेबिलिटी है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसका हमें आइडिया लग जाता है। टफ आएगा या सिंपल आएगा या इसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं, है ना। तो इसलिए जो पीवाईक्यूज हैं आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है हरियाणा के जो एग्जाम्स हैं उसमें जो पीजीटी के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे खासे लेवल के पूछे जाते हैं। इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतरीन आप रखिएगा, ताकि जो पीजीटी का एग्जाम है एचटेट का वो आप क्लियर कर सकें, और जो उसके बाद जो पीजीटी की वैकेंसीज आती है उसके लिए आप बैठ पाए। तो जो भी लोग एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है और उसकी जो वैल्यू है वो है 1.0003। थिकनेस बतानी है एयर कॉलम की, फॉर विच विल हैव वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको यूज करना है। नंबर ऑफ वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थिकनेस अपॉन वेवलेंथ। थिकनेस अपॉन वेवलेंथ। तो सबसे पहले यहां पर आप वैक्यूम के लिए निकाल लो एक बार, और एक बार उसके बाद एयर के लिए। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर करना है? 1 के इक्वल करना है, क्योंकि यहां पर गिवन है ऐसा कि 1 मोर। तो फॉर वैक्यूम सबसे पहले आप किसके लिए कर लो? वैक्यूम के लिए। फॉर वैक्यूम तो एन वी इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी अपॉन लेमडा नॉट, ये वैक्यूम के लिए हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना है एयर के लिए, फॉर एयर। तो एयर के लिए हो जाएगा एन एयर इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी अपॉन, और यहां से हो जाएगा ये लेमडा एयर। अब मीडियम के लिए तो फॉर मीडियम, ये छोटी छोटी जो चीजें मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं या फॉर्मूला बता रहा हूं तो याद रखना, क्योंकि ये आपको काम आएंगे बहुत। तो ए मीडियम के लिए वेवलेंथ जो हम निकालते हैं वो होती है लेमडा अपॉन म्यू नॉट, या म्यू जो भी आपको लेमडा नॉट लिख लो इसको, जो आपको वैक्यूम में दे रखी है, और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? मीडियम के साथ। तो यानी कि यहां पर लेमडा ए जो है उसकी जगह आप लिख दोगे लेमडा नॉट अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू टी अपॉन लेमडा। अब आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है एन एयर माइनस एन वैक्यूम इक्वल्स टू 1। एन एयर की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा म्यू टी अपॉन लेमडा नॉट, और यहां पर भी लेमडा नॉट है, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा टी अपॉन लेमडा नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको फॉर्मूला बनेगा म्यू माइनस 1 टी अपॉन लेमडा नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहां से टी जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी लेमडा अपॉन म्यू माइनस 1। टी की वैल्यू क्या बन जाएगी? लेमडा अपॉन म्यू माइनस 1, लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट जो है उसकी वैल्यू है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो टी ये कितना आ जाएगा? 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 और 10 पावर कितना हो गया? -10। म्यू की वैल्यू 1.0003 -1। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो mm में आएगा, कितना? 2 mm। तो थिकनेस हमारे पास जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 2 mm थिकनेस हमारे पास आंसर आ जाएगी। जो छोटे छोटे फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला याद रखना, मेनली फॉर्मूला का खेल है। In the absorption spectrum of hydrogen absorption line of only the following series appears। तो हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन लाइंस होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, एब्जॉर्प्शन लाइन वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो 1 वाली जो भी सीरीज है वो सारी सीरीज कौन सी कहलाएंगी? लाइमन सीरीज। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? लाइमन सीरीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आपको दे दिया, तो ये पढ़ते ही आपके दिमाग में एक्रोमेटिक की कंडीशन आ जानी चाहिए। तो फॉर एक्रोमेटिज्म, तो एक्रोमेटिज्म की कंडीशन जो होती है वो होती है ω1 अपॉन F1 प्लस ω2 अपॉन F2 इक्वल्स टू 0।
प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 120, ये दोनों कॉन्टैक्ट में रखें और साथ में गिवन है कि इनका जो नेट फोकल लेंथ है वो 120 है, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 120। तो ये भी आपको गिवन है और ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और सेकंड नंबर वाली जो कंडीशन है ये आपको गिवन है। तो एक्रोमेटिज्म की कंडीशन लगानी है अब यहाँ पर। तो डिस्पर्सिव पावर दी हुई है 0.18 और 0.27, यानी कि ओमेगा 1 की वैल्यू है 0.18 और ओमेगा 2 जो है उसकी वैल्यू है 0.27। तो यहाँ 1 से लिखो आप, 1 से इक्वेशन फर्स्ट 0.18 अपॉन f1 प्लस 0.27 अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको आप कैसे लिखोगे, ये 0.18 अपॉन f1 इक्वल्स टू माइनस 0.27 अपॉन f2। तो इसको 3 से काट दो, ये 6 और 9 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2f2 इक्वल्स टू माइनस 3f1 2f2 इक्वल्स टू माइनस 3f1। तो यहाँ से f2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.5 f1, f2 की वैल्यू माइनस 1.5 f1। तो अब ये आपको रखना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में रखोगे तो ये रखा जाएगा 1/f1, f2 की वैल्यू f1 है ना, f2 की जगह आपने कितना रख दिया माइनस 1.5 f1, तो यहाँ पर माइनस और ये 1.5 f1 हो गया, और ये किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। तो 1.5 मतलब कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 1/f1 और ये हो जाएगा 2/3 f1 और इक्वल्स टू 1/120। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ 3f1, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/120। तो यहाँ से 3f1 इक्वल्स टू आ जाएगा 120, f1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 40, f1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 और f1 की वैल्यू 40 आ गई, तो f2 कितना हो जाएगा 60 माइनस का, तो f2 किसका हो जाएगा माइनस का 60। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 40 और माइनस 60। तो f1 की जो वैल्यू है 40 और f2 की वैल्यू कितनी है माइनस 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रिएक्टर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट द रेट ऑफ 32 मेगावाट। रिएक्टर की पावर है, पावर ऑफ रिएक्टर, पावर ऑफ रिएक्टर। तो रिएक्टर जो प्रोड्यूस कर रहा है पावर, वो कर रहा है 32 मेगावाट। 32 मेगावाट का मतलब हो गया 32 इंटू 10 पावर 6, और इसको आप लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 पावर 7 वाट, ये लिख सकते हो। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड हमें बतानी है, यानी कि एन की वैल्यू बतानी है। तो फिजन पर सेकंड, पावर को किससे डिवाइड कर दो, एनर्जी से, पावर को एनर्जी से डिवाइड कर दो। तो एनर्जी पर फिजन कितनी है, वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर 7 और यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 200 मेगा का 10 पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास बनेगा 16 दूनी 32, 32 से 32 कटेगा, है ना। यहाँ ये 2 जीरो इसके साथ जाएंगे 6 8, तो ये बनेगा लगभग 10 पावर और 18 बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इक्वल द चेंज इन टोटल एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेकंड है, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ये बराबर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m from the surface of a planet of mass capital M and radius capital R in a circular orbit at the altitude। h की वैल्यू दी हमें 2r, तो r की वैल्यू हो जाएगी r प्लस 2r यानी कि 3r, ये r की वैल्यू हो गई। सबसे पहले इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी हम निकालेंगे, इनिशियल तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r।
तो ये इनिशियल फाइनल एनर्जी हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर, उसका हाफ कर दो, तो ये कितना होगा, माइनस जी एम एम अपॉन 2 और आर, कौन सा वाला आर, ये वाला स्मॉल आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3R हो गई, तो आर की वैल्यू 3R, तो यहां से आर की वैल्यू आप 3R सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6R, कितना हो जाएगा, 6R हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये फाइनल एनर्जी आ गई। तो अब चेंज इन एनर्जी जो निकालोगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक जो फाइनल एनर्जी है वो है -6m स्मॉल m अपॉन 6R, माइनस ये माइनस यहां पर लगाना है जी एम स्मॉल m अपॉन आर, तो ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां से बनेगा -6 स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6R, ये रहेगा 6R, और ये माइनस माइनस प्लस जी एम स्मॉल m अपॉन आर, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6R, तो यहां से आ जाएगा माइनस जी एम एम, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा जी एम एम, तो यहां से आ जाएगा 5, यहां से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 जी एम एम अपॉन 6R। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 जी एम एम अपॉन 6R, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 25 microcoulomb point charge is located at origin. The electric flux passing through the portion bounded by the theta is equals to 0 and phi is equals to 0 to pi by 2 of sphere having radius. देखो कोई भी जो स्पेयर है, ये स्पेयर है, ये स्पेयर बनाया मैंने, है ना, ये स्पेयर बनाया, तो ये स्पेयर के सेंटर में रखा है यहाँ चार्ज, तो यहाँ चार्ज रखा है Q, इसका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इसके बराबर होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका फ्लक्स हो गया पूरे चार्ज का। अब कोई भी जब हम स्पेयर बनाते हैं, तो स्पेयर जब हम बनाते हैं, अगर मैं ऐसे स्पेयर बना रहा हूं, ये स्पेयर बना रहा हूं, तो यहां से जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है हमारे पास कौन सा एंगल, थीटा, और ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल होता है फाई। यानी कि हमारे पास ये जो बन रहा है 0 से पाई, तो ये हो गया हमारा, और 90 डिग्री तक कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये वाला स्पेयर हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला, है ना, तो ये पूछा जा रहा है, यानी कि जो स्पेयर है उसका 1/4 कर दिया ये वाला हिस्सा, यहां इसको और मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्से में हमें फ्लक्स पूछा जा रहा है। 0 से पाई तो ये पूरा सर्कल घूम गया, और 0 से पाई बाई 2 में ये वाला आ गया, तो इसमें हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब पूरे से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्वार्टर वाले पार्ट से कितनी होगी, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई क्वार्टर पार्ट, तो ये जो क्वार्टर पार्ट है यहां से फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है थ्रू द पोर्शन, तो अगर मैं इस Q बाय एप्सिलॉन नॉट यहां से इसकी वैल्यू लूं, तो Q की जो वैल्यू है पहले 25 माइक्रोकूलम है, तो ये 25 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू रखूंगा मैं, तो ये फाई की वैल्यू रहेगी, ये फाई की वैल्यू है हमारे पास, तो इसका 25 का 4 कर दो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को कंसीडर कर नहीं रखा इन्होंने, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 6.25। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R। सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस टेंजेंट के अबाउट पूछा है, इस टेंजेंट के अबाउट, तो इस टेंजेंट के अबाउट, ये एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो ये डायमेट्रल एक्सेस है, डायमेट्रल एक्सेस के अबाउट रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, डिस्टेंस हो गई r। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट, इस टेंजेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² प्लस mr², तो यहां बन जाएगा 3/2 mr², यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही लिखा हुआ है। फिर दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क क्या निकालोगे, इसी टेंजेंट के अबाउट, तो ये जो डायमेट्रल एक्सिस है, डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट यहाँ होता है mr²/4, तो इसके लिए जब टेंजेंट का निकालोगे
तो इसके लिए टेंजेंट निकालोगे तो ये बनेगा mr² / 4 और प्लस mr²। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा 5/4 mr²। तो इसका मतलब फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। अब आ जाओ आप किस में, थर्ड में। थर्ड में आपको बोला है स्पेयर, सॉलिड स्पेयर। तो सॉलिड स्पेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट होता है वो होता है 2/5 mr²। और टेंजेंट के अबाउट निकालोगे तो आई टेंजेंट यहां पर आएगा, वो आएगा 2/5 mr² और प्लस mr²। तो ये बनेगा 7/5 mr²। यहां पर लिखा है 2/3, तो ये गलत है। थर्ड वाला जो है वो गलत है। और फिर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये होता है 2/3 mr²। और यहाँ mr, ये r हो गया r। तो इसका जो आई टेंजेंट निकालोगे वो हो जाएगा 2/3 mr² प्लस mr²। तो यहां से बनेगा 5/3 mr²। यानी कि ये भी सही लिखा हुआ है। तो फोर्थ भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत हो गया थर्ड। तो हमें ये पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? थर्ड इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पुलिस कार विद इट्स 300 हर्ट्ज सायरन। देखो ये पुलिस कार हो गई, ये पुलिस कार बन गई और ये जा रही है, यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है। तो ये पुलिस कार जो सायरन बजा रही है इस डायरेक्शन में जाते हुए, ये 300 हर्ट्ज हो गया। इज मूविंग टुवर्ड्स अ वेयर हाउस एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड जो है इसकी वो कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। इंटेंडिंग टू क्रैश द डोर, ये जो डोर है वेयर हाउस का, इसको क्रैश करना है, इसको टक्कर मार के तोड़ना है। वॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेयर हाउस। तो ये जो वेयर हाउस है यहां से कितनी फ्रिक्वेंसी आएगी, मतलब यहां से जाएगी तो आवाज टकरा के वापस आएगी, और आवाज जो टकरा के वापस आएगी उसकी उसकी जो स्पीड है वो भी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसका काम करेगा? सोर्स का। और ये कौन हो गया? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। यहां पे पहले केस में, पहले वाला केस जो है ऑब्जर्वर, ये जो सोर्स है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है ना। यहां पर सोर्स ऑब्जर्वर के क्या आ रहा है? पास आ रहा है। और ये जो ऑब्जर्वर है यहां पर मूविंग ऑब्जर्वर, ये किसके पास जा रहा है? सोर्स के पास जा रहा है। तो दो केस हो गए। तो यहां जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? F इक्वल्स टू F0 V प्लस V0 अपॉन V माइनस VS। तो F0 जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 300 हर्ट्ज। V जो है उसकी वैल्यू है 340 प्लस ऑब्जर्वर जो सोर्स के पास जा रहा है वो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, और सोर्स जो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है वो भी जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां पर भी आप लगाओगे 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 358 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 358 हर्ट्ज। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंडक्टर सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर है नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों ही करेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ टेलीस्कोप इंक्लूड्स एटलीस्ट 3 लेंसेज। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। इसका फॉर्मूला याद रखना आप। लेंसेज और उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दी हुई है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आईज व्हेन द लेंस सरफेस आर आइडियली क्लीन। जब लेंस की सरफेस को आइडियली क्लीन किया जाता है, मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस ऑफ लाइट बताना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट पर सरफेस निकाल लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट पर सरफेस, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट पर सरफेस आर, ये किसके बराबर होगा? μ-1 अपॉन μ+1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.50। तो आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.50 -1 अपॉन 1.50 +1, और इसका कर दिया स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू ये हो जाएगा 0.50 अपॉन 1.50, और इसका करना है स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 0.04, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये हो जाएगा कितना? 4%।
परसेंटेज में कितना हो जाएगा 4%। ट्रांसमिशन परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ट्रांसमिशन परसेंटेज तो ट्रांसमिशन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेंगे 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 4%, तो ये कितना आ गया 96%, यानी कि 100% में से आपने माइनस किया है 4% को। तो इसको 100% में से माइनस 4% को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 96%। ये ट्रांसमिशन परसेंटेज हो गया। कुल कितनी सरफेसेज हैं, 3 लेंस हैं। 3 लेंस का मतलब सरफेस कितनी हो गई 6। तो 3 लेंस का मतलब कितनी सरफेस हो गई 6 सरफेस। तो हम क्या निकाल लेंगे, 6 जो सरफेस है उससे ट्रांसमिशन परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आफ्टर 6 सरफेसेस, तो 6 सरफेस से जो है निकलेगा कितना 0.96, और इसको मल्टीप्लाई कर दो पावर 6 से, तो ये करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.782। तो जो रिफ्लेक्शन लॉस होगा, ट्रांसमिशन आ गया है ना, तो रिफ्लेक्शन निकालना है। तो रिफ्लेक्शन लॉस कैसे निकालोगे, ये ट्रांसमिशन लॉस आ गया, तो 1 माइनस 0.782। तो 1 माइनस 0.782 करोगे तो ये बचेगा 0.218, और परसेंटेज में लिखोगे तो 21.8%। 21.8%, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, a beam of plane polarized light is incident normally on a polarizer of cross section 3 into 10 power minus 4 meter square. The energy flux of the incident beam is 10 power minus 3 watt. एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, और एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू है 10 पावर 3 माइनस 3 वॉट, यानी कि ये पावर दी हुई है आपको। क्या दिया हुआ है, पावर। द पोलराइजर रेट रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 31.4 रेडियन पर सेकेंड। द एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर पर रिवॉल्यूशन, एनर्जी बतानी है। तो इंसिडेंट पावर पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू ए। इसके बराबर आई इंटू ए, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ए का मतलब हो गया एरिया, ए का मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया। तो आपको बोला है बीम ऑफ प्लेन पोलराइजर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजर ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये ए की वैल्यू हो गई। तो द एनर्जी फ्लक्स ऑफ द इंसिडेंट बीम इज 10 पावर माइनस 3 वॉट। एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू दी है, तो यहां से आई की वैल्यू दी हुई, तो पावर निकाल लो। तो एनर्जी फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी दी हुई है, तो ये 10 पावर माइनस 3 हो गया, और यहां से ए जो है कितना हो गया 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो पी नॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर माइनस 7। ये वैल्यू हो गई हमारे पास किसकी, पी नॉट की। पी नॉट की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 पावर माइनस 7, ये वैल्यू हो गई पी नॉट की। उसके बाद जो पोलराइजर रोटेट कर रहा है, तो P इक्वल्स टू पी नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मालूस लॉ। तो वही मालूस लॉ लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। एनर्जी पर रिवॉल्यूशन बताना है, तो एनर्जी पर रिवॉल्यूशन के लिए आपको 1 रिवॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन T इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की जो वैल्यू है आपको 31.4 दिया हुआ है, तो 2 पाई अपॉन 31.4। तो 31.4 करेंगे तो यहां से हमारे पास 2 पाई का मतलब हो गया 6.28, तो ये हो गया 6.28 और ये हो गया 31.4। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 3.14, और इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 31.4 से, तो ये आएगा हमारे पास 0.2। तो जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 0.2 सेकेंड। अब एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर पर यूनिट रिवॉल्यूशन, तो पर यूनिट रिवॉल्यूशन हमें एनर्जी निकालनी है। तो E जो है वो बराबर होगा 0 से 1 टाइम पीरियड में, और ये लिखा जाएगा पी नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां से E जो है वो बन जाएगा पी नॉट टी अपॉन 2। तो पी नॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट की वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई 3 इंटू 10 पावर माइनस 7। टाइम पीरियड आपने निकाल लिया 0.2, और ये आ गया 2, तो 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 8। तो आंसर आएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 8। यहां पर अब ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन इसमें गड़बड़ है शायद।
तो आंसर इसका ही आएगा। नेक्स्ट देखो, द वेव फ्रंट ऑफ ऑल लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली। डिस्टेंट सोर्स है जो, उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो डिस्टेंट सोर्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा तो यहां पर हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा। हैंस वेव फ्रंट विल बी प्लेन। तो यहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव इज लेस देन द कोहेरेंस लेंथ, यानी कि ये बोला है डेल्टा एक्स लेस देन एल सी। बिल्कुल सही है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए। दूसरा है द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन कोहेरेंट वेव्स विल बी एन स्क्वायर। तो आई मैक्स इज इक्वल्स टू होता है एन स्क्वायर आई, जो कि सही लिखा हुआ है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड एक्सेसिव थिन फिल्म अपीयर्स ब्राइट, नहीं डार्क होती है, ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर क्या आएगा? डार्क आएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इंटरफेरेंस को अफेक्ट करती है, तो गलत कौन सा है? गलत कौन सा हो गया? थर्ड गलत हो गया। तो हमारे पास जो गलत आंसर आ गया वो आ गया थर्ड। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला है माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन ऑसिलेटिंग करंट, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है द ओजोन लेयर कन्वर्ट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनटू द इंफ्रारेड रेडिएशन, बिल्कुल सही है। दोनों जो स्टेटमेंट है सही लिखे हुए हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर द इमेज टू बी रियल फ्रॉम द रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस separating glass air medium, the distance of the object should be more than k times the radius of curvature। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, यू ए यू, यू ये है यू, और ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, रियल इमेज चाहिए तो कौन सा इंटरफेस है? ग्लास एयर का इंटरफेस है। तो फॉर ग्लास एयर इंटरफेस म्यू वन जहां से आ रही है, तो म्यू वन जो है उसकी वैल्यू है 3/2, और जहां जा रही है वो है एयर, उसकी वैल्यू है 1। अब रियल इमेज चाहिए, तो फॉर रियल इमेज के लिए v जो है वो लेस देन 0 होगा रियल इमेज के लिए। और हमारे पास क्या गिवन है यहां पर? फॉर इमेज टू बी रियल फ्रॉम रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन k टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिव। और कंडीशन जो गिवन है वो क्या है कि इमेज टू बी रियल फ्रॉम द रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि v की वैल्यू वो क्या है? लेस देन 0 आए। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u कहां पर रखा हो? तो u कहां पर रखा हो? u r से ज्यादा पर रखा हो। जैसे हम पास लाते जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, है ना, और चांसेस है कि वो कैसी इमेज बन जाए? वो कौन सी इमेज बन जाए? वो इमेजिनरी बन जाए। तो u जो है उसकी वैल्यू r से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो u की वैल्यू r से ज्यादा होनी चाहिए, तो यानी कि जो k है उसकी वैल्यू कितनी हो? 1 हो कम से कम। तो शुड बी मोर देन k टाइम्स, k मतलब 1। तो 1 से तो हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? a, ये आ जाएगा। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? 0 वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होगी, 0 लीकेज होगा, है ना, मैग्नेटिक जो करंट लॉस है वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये सारे के सारे कब होंगे? जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, तो a बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इसका स्क्वायर और ये r।
ए की वैल्यू हो जाएगी 4πa² अपॉन टी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, आर सिर्फ, यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। नेक्स्ट, इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेल द ईएमएफ इज फर्स्ट बैलेंस बाय लेंथ 90। तो बैलेंस लेंथ जो है इसको लिख दिया मैंने L1 ऑन द वायर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is connected to the cell, the terminal potential difference of the cell is now balanced by length 45 सेंटीमीटर, ये हो गया L2। द वैल्यू ऑफ R, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो हो गया L1 और एक हो गया L2, तो यहां से आप V अपॉन E निकाल लो। तो V कितना हो गया, L2, ये हो गया L2 और एक हो जाएगा L1, तो ये लिखो आप L2 अपॉन L1, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 90, ये हो जाएगा 1/2। V अपॉन E की वैल्यू हो गई। अब V जो है वो किसके बराबर, ER अपॉन R प्लस R, तो यहां से हो जाएगा V अपॉन E और ये हो जाएगा R अपॉन R प्लस R और ये वैल्यू 1/2। तो यहां से R अपॉन R प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2R और ये हो जाएगा R प्लस R, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई, R आ गई। तो रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो फाइनल आंसर भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।